कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं जतरू। तो किसान भाइयों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान हरा चारा उत्पादन के लिए केवीके और आत्मा से ले सकते हैं मदद। अब 33% फसल क्षति होने पर सरकार देगी मुआवजा। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा मेघाली। और अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा किसानों को हरा चारा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा द्वारा किसानों को हरा चारा उत्पादन के बेहतर तकनीक, उन्नत प्रभेदों की जानकारी दी जाती है। साथ ही उनका प्रशिक्षण भी दिखाया जाता है। किसान इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा हरा चारा प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के खेत पर आत्मा के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें किसानों को बीज उन्नत तकनीक का दिया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, राइस भी, ये सब फसलें, नेपियर है, गुनिया ग्रास। बाढ़, सुखाड़, ओला और ठंड जैसी प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसलों की क्षति किसानों को आर्थिक रूप से काफी कमजोर बना देती है, जिसका बुरा असर राष्ट्रीय कृषि उत्पादन पर पड़ता है। पहले प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता देने के मामले में 50% या उससे अधिक फसल की बर्बादी का मापदंड था। केंद्र सरकार ने इस मापदंड में बदलाव करते हुए इसे 33% या इससे अधिक कर दिया गया है। जो किसान अमरूद की सघन बागवानी कर रहे हैं, वो अपनी फसल में सिंचाई की कमी ना होने दें। खासकर टहनियों की कटाई छटाई के वक्त जरूर सिंचाई करें, क्योंकि कलम के बाद ज्यादा कल्ले निकलेंगे और उन कल्लों में पर्याप्त फलन होगा। बागवानी फसल अमरूद के पेड़ की कटाई छटाई के बाद उसमें नई शाखाएं निकलती है। इन नई शाखाओं में पहले की तुलना में अधिक फल लगते हैं, लेकिन नए कल्ले बनने, उसे शाखाओं में विकसित होने और उसमें फल लगने के क्रम तक पेड़ को पानी की जरूरत होती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए अमरूद की सघन बागवानी से अच्छी उपज लेने के लिए किसान अमरूद पेड़ की कटाई छटाई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अमरूद की सघन खेती में सर्वप्रथम जो भी किसान भाई अगर अमरूद की खेती करते हैं उच्च घनत्व विधि से, तो सर्वप्रथम वो अमरूद को उसका कैनोपी, बाह्य कैनोपी और आंतरिक कैनोपी, ये दोनों हमेशा कटाई और छटाई के माध्यम से होता है। और जब कटाई छटाई होता है तो उसमें नए कल्ले आते हैं और उसमें खासकर किसान भाई सिंचाई जरूर दें, क्योंकि जब तक सिंचाई नहीं देंगे उसमें नए कल्ले अच्छी तरह नहीं आ पाएंगे, और अगर कल्ले अच्छी तरह नहीं आ पाते हैं तो फल भी कम आता है। तो किसान भाई सर्वप्रथम अगर उच्च घनत्व विधि से खेती कर रहे हैं तो सिंचाई करें। किसान भाई, आप यदि गाजर की खेती करना चाहते हैं तो अक्टूबर से नवंबर तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। गाजर के अधिकाधिक उत्पादन के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटीस या चैंटनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। गाजर की खेती के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतार से कतार 8 से 10 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच भी 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए देसी प्रभेदों में पूसा मेघाली, पूसा सामाजिक या पूसा केसर लगाएं, जबकि विदेशी प्रभेदों में नैंटिस या चैंटनी लगाएं। देसी प्रभेदों की उपज क्षमता 220 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि गाजर के विदेशी उन्नत प्रभेदों की उपज क्षमता 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकता है। ये पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है।
आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। 1 किलो कोहड़ा को मसलकर 100 ग्राम गुड़ के साथ 10 मिलीलीटर मालाथियान दवा मिलाकर इस मिश्रण को लतीदार सब्जी फसल वाले खेत में 4 से 5 स्थान पर रख दें। मिश्रण की यह मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए है। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार यह उपचार करें। फसल में वयस्क कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति देवघर में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,800 रुपये से 2,100 रुपये, चावल मध्यम 1,900 रुपये से 2,100 रुपये, चावल उत्तम 2,100 रुपये से 2,300 रुपये, गेहूँ 1,400 रुपये से 1,600 रुपये, दाल अरहर 13,600 रुपये से 14,000 रुपये, दाल मसूर 9,700 रुपये से 11,600 रुपये, सरसों तेल 11,400 रुपये से 11,600 रुपये, चीनी 2,800 रुपये से 3,100 रुपये, आलू 800 रुपये से 950 रुपये और प्याज 5,600 रुपये से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, खेती बाड़ी से जुड़े हुए ढेर सारी जानकारी हमारे पास अभी और भी है, तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप तो सब्जी की खेती करते हैं और फ्रेंच बीन की भी खेती करते होंगे, तो आज इसी विषय पे हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं राजीव कुमार सिंह। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती और उनके प्रभेद के बारे में। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं कि झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के बारे में, तो सबसे पहले ये बताएं कि झारखंड में झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती की क्या संभावना है और यहाँ पे जो मिट्टी है क्या वो फ्रेंच बीन के लिए उपयुक्त है? झारखंड में सर झाड़ीदार फ्रेंच बीन या फ्रेंच बीन की खेती की अपार संभावना और काफ़ी मात्रा में यहाँ इस क्षेत्र में हो भी रहा है और इसका मार्केट भी काफ़ी अच्छा है और ये कभी भी 20 रुपया केजी या 15 रुपया केजी से कम नहीं बिक रहा है। इसलिए किसान, खासकर सिसई भरनों के तरफ के जो भी किसान हैं, काफ़ी मात्रा में इसको लगा रहे हैं और बिजनेस के तौर पर इसको कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने जैसे अर्का कोमल हो गया, फिर स्वर्णलता हो गया, ऐसे जो प्रभेद हैं उनका ये लोग फ्रेंच बीन का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि लगा रहे हैं किसान। और इसमें हम मुख्यतः किसान लाल मिट्टी होने के कारण इसमें जो फ्रेंच बीन है काफ़ी अच्छा होता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम फ्रेंच बीन की खेती करना चाहें, कोई किसान करना चाहे, तो सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में उसको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों का वो ज़्यादा ऐसा करे कि हाँ उसको बाद में जब फसल के दौरान कोई दिक्कत ना हो? सर, प्रथम तो जो खेत है उसको वो कल्टीवेटर से 2 बार और उसके बाद जो रोटावेटर आता है उससे 2 बार अच्छे
तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना ले। तत्पश्चात उसमें फिर जैसे 1 हेक्टेयर में 20 केजी फ्रेंच बीन का बीज लगता है, उसको फिर उसमें वो उचित उर्वरक प्रबंधन करके उसमें बुआई करे और बुआई के पहले बीज को बेवेस्टिन पाउडर से 2 ग्राम उपचारित कर दे, क्योंकि जो भी शुरू में फफूंदनाशक कीट लगते हैं पौधे में वो नहीं लगेगा। और उसको फिर वो उचित उर्वरक प्रबंधन करके 45 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को रुपाई करे। अगर लत्तेदार है तो उसके बीच में वो मक्का का खेती भी बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, जो लत्तर होगा वो मक्का पर चढ़ेगा और अगर ज़मीन के संपर्क में अगर आएगा तो फल उस समय ख़राब होता है बरसात के सीज़न में। तो जैसे हम लोग बीच में मक्का का कर सकता है या फिर कोई झाड़ी उसमें डाल सकता है। उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात होती है कि उसमें कौन कौन से ऐसे प्रभेद हैं जो कि उनके उत्पादन को बढ़ाने वाले हैं और उनको लागत कम से कम लगे उस पर। तो झारखंड के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रभेद हैं जो कि किसान भाई लगा सकते हैं? अभी जैसे हमारे हार पलांडू का है, अर्का कोमल, उसको लगा सकते हैं। फिर स्वर्णलता हुआ, ये सब प्रभेद किसान भाई लगा सकते हैं, जो काफ़ी अभी लगा भी रहे हैं और अच्छा आय प्राप्त कर रहे हैं उससे। कितने समय तक इसके उत्पादन में जो लगाने से और जो हार्वेस्टिंग तक का समय है वो कम से कम हो? कौन से ऐसे प्रभेद हैं जो कि लगा सकते हैं? इसमें ऐसे फ्रेंच बीन 60 से 70 दिन में इसको हो जाता है। और जो भी यहाँ किसान भाई हैं अभी स्वर्णलता प्रभेद का कर रहे हैं और अर्का कोमल, क्योंकि हाइब्रिड लगाते हैं मगर उसका बीज इन लोग फिर रख नहीं पाते हैं। मगर जो ये सब जो उन्नत प्रभेद वाले बीज हैं इनका ये बीज भी रख लेते हैं और बाद में भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इस समय में सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फसल जो है वो अच्छी रहे, सुरक्षित रहे? पहला नंबर की बरसात के सीजन में जो भी फ्रेंच बीन लगाएं मेड़ पर लगाएं और उचित जल निकास रखें। अगर जल जमाव होगा तो पौधे को हानि पहुंचेगा, पौधा पीला होगा और उसका मर जाएगा। इसलिए जो भी किसान भाई अगर लतेदार अगर फ्रेंच बीन की खेती करते हैं तो उसको मेड़ पर लगाएं और वहाँ उसके बगल में इंटरक्रॉपिंग मक्का कर दे, जो लत्तर है वो मक्का पे चढ़े और फले, या फिर उसके बगल में झाड़ी लगा दे जो झाड़ी पर चढ़ के वो फ्रेंच बीन फले। अगर ज़मीन के संपर्क में आता है तो फिर उसमें सड़न, हाँ, फल सड़ता है, सड़न होता है। तो फ्रेंच बीन में कितने उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है और पूरे उसके फसल के क्रम में कितनी बार और कब कब देना चाहिए? यहाँ पे तो सर्वप्रथम गोबर का खाद हम लोग प्रयोग करते हैं। गोबर का खाद, उसके बाद NPK हो गया, यूरिया हो गया और पोटास हो गया, ये सब का मिश्रण बना के बुआई के समय में हम देते हैं। उसके बाद समय समय पर निराई गुड़ाई के तत्पश्चात हम लोग यूरिया का उर्वरक का प्रयोग फ्रेंच बीन में हम लोग करते हैं। और जो कीट ब्याध लगता है, जैसे फल छेद, पत्ता जो छेद हो जाता है या फिर फल मेरा सड़ने लगता है, उस समय हम लोग साइपरमाइथ्रिन इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका हम लोग प्रयोग समय समय पर 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर किसान भाई को करना चाहिए। तो उसमें क्या सिम्टम्स भी निकल के आते हैं और भी कोई इसको कीट जो है प्रभावित करते हैं फ्रेंच बीन को? फ्रेंच बीन को जैसे आपका जो फल छेदक है या एफिड हो गया, ये सब जो भी कीट है उसको काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो अगर पौधा लगाने के, जैसे जब पौधा मेरा अंकुर हो जाता है 6 से 7 दिन के बाद, जब 2 पत्ते या 3 पत्ते में आ जाता है, उस समय हमको स्प्रे कर देना चाहिए ताकि फिर मेरा पौधा का ग्रोथ बना रहे। राय जी, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कोई आप सुझाव देना चाहते हो झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के संबंध में, उनके प्रभेद के चुनाव के बारे में? किसान भाइयों को हम इतना ही कहते हैं कि कोई भी फसल फ्रेंच बीन लगाते समय ये ध्यान रखें, बरसात के सीज़न में खासकर, कि उसको मेड़ पर लगाएं। और अभी फिलहाल में अर्का कोमल और स्वर्णलता जैसे प्रभेद का प्रयोग करें जो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। किसान भाइयों, देखा आपने कि राजीव कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया कि फ्रेंच बीन और वो भी झाड़ीदार किस तरह से खेती करें, कौन कौन से प्रभेद लगाएं। और एक बात का खास ख्याल रखें कि आपके खेतों में पानी ना जमा हो, जल जमाव होगा तो आपकी फसल भी खराब होगी। राजीव जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। तो कैसी लगी जानकारी? आगे जानकारी और भी है, मगर एक लेते हैं छोटा सा विराम।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं, फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। किसान भाइयों, खेती तो आप करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं, और पशुपालन में आप बकरी पालन भी करते होंगे, और बकरी में रोग लग जाते हैं तो उसके बचाव हम कैसे करें, तो इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर थनेश उरांव। आज हम मौजूद हैं BAU के प्रांगण में और हमेशा की तरह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरियों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं बरसात का मौसम है, तो डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में बकरियों को कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं? किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहूँगा सर्वप्रथम कि बरसात में होता क्या है। बरसात में बारिश होती है तो पानी चारों तरफ रहता है, और सबसे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बारिश पे हरा चारा का उत्पादन बहुत तेज़ी से होता है। तो हरा चारा का तेज़ी से उत्पादन होता है, और बकरियों में एक खास लक्षण पाया जाता है कि वो चरती बहुत ज़्यादा है। अगर उनको मिलने पे, तो अगर ज़्यादा चरेंगी तो अत्यधिक चरने से 2 प्रकार की बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। एक तो होता है इंटेरोटॉक्सीमिया, हिंदी में जिसे हम जहरीला दस्त कहते हैं, ये ज़्यादा खाने से होती है, इसे ओवर ईटिंग डिजीज बोलते हैं। दूसरा बीमारी ज़्यादा खाने से हो जाता है अफरा यानी कि टिम्पैनी। इसमें जो र्यूमन है बकरियों की पेट पे र्यूमन, उसमें गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है, और गैस बनने से बकरियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और तब दूसरा कंडीशन बरसात में जो सामने आता है वो है कमरों का सीलन होना, या अर्थात पानी का जम जाना कमरों पे, बकरियों का वेडिंग गीला हो जाना। अब बकरियों का जो वेडिंग है अर्थात जो पुलाव है, अगर वो गीला हो जाता है तो उसमें कोक्सीडिया जो है वो ग्रो कर जाता है। कोक्सीडिया बढ़ जाने से कोक्सीडिया हमारे जानवर को हो जाता है, और उससे भी बीमारी फैलती है और मर जाते हैं। तो बरसात में ये मुख्यतः ये चीज़ें होती हैं जिसे किसान भाई आप ख्याल करें। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया 2 बीमारियों के बारे में। क्या इन 2 बीमारियों का क्या बचाव हो सकता है जिससे हमारे किसान भाई अपनी बकरियों को बचा सकते हैं? बरसात पे बारिश से भीगने के कारण निमोनिया भी होती है। जो निमोनिया है बकरियों में, निमोनिया बकरियां में किसी भी उम्र में हो सकती हैं, पर ये बच्चों पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों पे होती है तो बच्चों की मौत हो जाती है, तो ये कुछ किसानों को नुकसान हो जाता है। तो अब चाहिए किसानों को कि निमोनिया के लक्षण को पकड़े। अब निमोनिया में हम देखते हैं कि बकरियों में तेज़ बुखार है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहेगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तेज़ बुखार के अलावा हम देखेंगे कि बकरियों का नाक से पानी बह रहा है, एक चिकना पदार्थ निकलता है, या कभी कभी सफ़ेद बलगम हमें नज़र आता है। इसके अलावा हम और एक प्रमुख लक्षण देखेंगे कि बकरियां सिकुड़ती हुई ठंड से एक सिमटी हुई सी कोने में खड़ी हुई रहेगी। तो इससे पता चल जाता है कि भाई बकरियों को निमोनिया हो चुका है। लक्षणों के बाद हमारे किसान भाइयों को ये बता दें कि इसका बचाव किस प्रकार करें। किसानों भाइयों को जब ये लक्षण से पता चल जाएगा कि हमारे बकरियों में निमोनिया है, तब वो क्या करें। बच्चे हैं
तो निमोनिया में ठंड लगती है, तो हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि बकरियों को ठंड से बचाव करें सर्द से, अर्थात हम उन्हें गर्म कपड़े से ढक सकते हैं या रूम हीटर का अगर प्रबंधन हो या आग का अलाव का प्रबंधन हो सकता है तो करें, उनको गर्मी पहुंचाएं। गर्मी पहुंचाने का और उपाय है छोटे बच्चों में कि सरसों का तेल में हम कपूर मिला देते हैं गर्म करने के बाद और मेमनों की छाती में रगड़ते हैं ताकि उससे गर्माहट पैदा होती है। ठीक है, इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर वो वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा एक जीट्रेस करके भी दवा आती है, जीट्रेस, जो कि उन्हें प्रतिरोधी क्षमता देता है, उसको दे देना चाहिए। जो आपके बकरियों का रखने के जो कमरे हैं उसमें वो कमरा हवादार है कि नहीं, उसमें सीलन नहीं होनी चाहिए, जो पुआल है उसकी अर्थात जो बेडिंग है वो भींगे हुए नहीं होने चाहिए। आप कमरा को सूखा रखने का कोशिश करें, गर्म दें। हाँ, जहाँ तक रही बात बचाव की, तो इंटेरोटॉक्सीमिया की अर्थात जहरीले दस्त की टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण का समय इंटेरोटॉक्सीमिया का मुख्यतः फरवरी महीना होता है। तो फरवरी महीने में किसान भाइयों को चाहिए कि वो टीकाकरण कर दें। फिर भी अगर वो नहीं कर पाए तो और एक समय आता है कि जो बकरियां हैं जो गाभिन होती हैं, तो बच्चा देने का 1.5 महीना पहले उनको इंटेरोटॉक्सीमिया का इंजेक्शन दे देना चाहिए। इनसे कि बच्चों पे इंटेरोटॉक्सीमिया का प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाता है। फिर भी अगर किसान भाई अगर वहाँ चूक जाते हैं तो और एक उपाय है, जब जो मेमने होते हैं दूध छोड़ने के 10 दिन पहले, मेमनों के दूध छोड़ने के 10 दिन पहले वो इंटेरोटॉक्सीमिया के टीकाकरण करा सकते हैं। और अगर यहाँ भी छूट गया तो दूध छोड़ने के 10 से 15 दिन बाद भी वो टीकाकरण कर सकते हैं। या टीकाकरण कर देने से बकरियों में बचाव हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोटॉक्सीमिया के कारण अर्थात जहरीले दस्त के कारण 50 से 60% बकरियों का मृत्यु हो जाने की आशंका सदैव बनी रहती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इस बीमारी के बारे में, अब इसका बचाव किस प्रकार करेंगे? देखिए, बकरियों के आंत में क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेस नामक एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया होता है और ये जमीन में भी पाया जाता है और घास, ये बरसात में उगने के कारण, घास उगने के कारण ये घासों में आ जाता है। जब ज़्यादा अत्यधिक भोजन कर लेने के कारण ये पेट पे ये सड़न का काम करता है और ये बढ़ जाता है। अब बढ़ने से वो एक विष पैदा कर देगा, इंटेरोटॉक्सीमिया है ना, विष पैदा कर देगा। ये विष जो है ना रक्त का भेदन कर देगा। रक्त का भेदन करने के बाद ये जो जहर है ना दिमाग में फैल जाता है। दिमाग में फैलने के बाद आप देखिएगा कि जो पशु है उसमें ऐंठन आने लगेगी, पशुओं में ऐंठन आने लग जाएंगी, उनका आँख गोल गोल घूमने लगेगा और अंततः हम देखेंगे कि पशु तना हुआ है, उसका शरीर में खिंचाव है और गर्दन जो है और ये जो सिर है पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। जब ये लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि आपके पशुओं में इंटेरोटॉक्सीमिया का प्रकोप आ चुका है। ये तो आपने डॉक्टर साहब लक्षण बताया, अब इसका बचाव हमारे किसान भाई को बताते हैं। देखिए, क्योंकि यह बीमारी इनके खान पान से जुड़ा हुआ है तो इनका बचाव भी इनका खान पान से होते हुए मुख्यतः निकलता है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि बकरियों को अत्यधिक ना चराएं। ठीक है, अगर हो सके तो धूप निकलने के बाद ही बकरियों को एक सीमित समय के लिए छोड़ें। और अगर चारा काट के अगर आप लाते हैं हरा चारा, तो एक चारे को काट के उसको आपकी जो छत है बकरियों के घर के या कहीं धूप में छोड़ दें 1 दिन के लिए। उससे क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है या आर्द्रता है जो चारे पे वो घट जाएगी, जिसके कारण ये इंटेरोटॉक्सीमिया होने का खतरा कम रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे किसान भाई जो कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाते हैं अर्थात दाना खिलाते हैं, तो हम 200 ग्राम क्लोरटेट्रासाइक्लिन का दवा 1 क्विंटल पे मिला के उसको खिलाएंगे तो इससे इंटेरोटॉक्सीमिया होने की जो खतरा है लगभग घट सा जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया अफरा बीमारी के बारे में, तो अफरा बीमारी का बचाव किस प्रकार किसान भाई करेंगे? देखिए, अफरा जो है बकरियों में भी ज़्यादा खाने के कारण से होता है, लेकिन अफरा में होता क्या है कि अफरा में ज़्यादा खाने से पेट जो है उनका जो रूमन है वो खाने से भर जाता है अथवा गैस से भर जाता है। तो जब हम उस रूमन को हाथ से बजा के देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें गैस अर्थात हवा भरा हुआ है। गैस भरा होने से ये डमडम का आवाज़ करेगा। तब हम सोचेंगे कि क्या करना है, तो किसान भाई प्राथमिक उपचार के तौर पे उसे तारपीन का तेल पिला सकते हैं, इससे भी गैस निकल आता है। अगर उससे बात नहीं बना तो फिर दवा के रूप में ब्लोटोसिल या ब्लोटोनिल मिलता है, उसे भी पिलाने से ये राहत मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो एक प्रक्रिया होता है जिसमें रूमन छेद किया जाता है और गैस निकाला जाता है। लेकिन ये कार्य किसान भाई स्वयं ना करके किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक के संपर्क में आने के बाद ही कराएं। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बकरियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके बीमारियों और बचाव के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। देखा आप लोगों ने किसान भाइयों की डॉक्टर साहब ने बकरी पालन के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। अब देखिए हमारा समय भी समाप्त होता जा रहा है और आप कागज़ कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। यदि आपको कोई सुझाव चाहिए तो हमारे इस पते पे आप पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या है 83400। तो हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।